हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 26 है और इस लेक्चर से अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है मॉनेटरी सिस्टम। तो मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना ही मैं आपको यहाँ डेफिनेशन दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मॉनेटरी सिस्टम को विजुलाइज करें, इसके हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव को। और मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है ये समझना और इसे विजुलाइज आप कर पाएंगे इस लेक्चर के एंड तक। पर मॉनेटरी सिस्टम में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो ये पूरा लेक्चर सीरीज अगले 10 to 15 लेक्चर तक जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसमें हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे, पर जो मेन टॉपिक होगा वो होगा विद रिगार्ड टू मनी सप्लाई, उसके जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं यानी मनी सप्लाई के जो मेजरमेंट होते हैं, और फिर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ये मेन बड़े टॉपिक्स हैं, पर इनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे सबसेट या इनके भी स्मॉलर टॉपिक्स हैं। सो लेट्स बिगिन। तो मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है ये इस लेक्चर के एंड तक आप विजुलाइज कर लेंगे। सो जस्ट फॉलो मी। देखिए, अगर मैं भारत के इकॉनमी की बात करूं या किसी भी देश की इकॉनमी, ठीक है, आप किसी भी देश की इकॉनमी ले सकते हैं, पर मैं इंडिया की इकॉनमी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। देखिए, जो सेविंग्स होती हैं ना, सेविंग्स आर लार्जली क्रिएटेड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, इकॉनमी में सेविंग्स जो होती हैं वो हाउस होल्ड्स क्रिएट करते हैं। हाउस होल्ड के अलावा जो सेविंग क्रिएट होती हैं वो हैं प्राइवेट एंटिटीज़ या प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कॉरपोरेट्स। ठीक है, जो भी कह लीजिए। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्राइवेट कॉरपोरेट्स। ठीक है, ये दो मेन सेविंग, जो भी हमारी टोटल सेविंग है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का अप्रॉक्सीमेटली 75% जो सेविंग है वो हाउस होल्ड क्रिएट करती है, और हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% कॉरपोरेट से आता है। ठीक है, ये क्या है, लेट मी राइट देम। 75% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। ठीक है, जीडीएस का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। ठीक है, और प्राइवेट कॉरपोरेट्स 20%, और जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज़ हैं, ठीक है, जो भी पीएसयूज़ हैं ये कितना, अप्रॉक्सीमेटली 10% जो भी बचा खुचा है ये। तो ये टोटल सेविंग्स हो गई। अब अगर आप हाउस होल्ड, प्राइवेट कॉरपोरेट और जो भी पीएसयूज़ हैं, ठीक है, अगर आप इन तीनों की सेविंग को ऐड कर दें, ठीक है, तो इन तीनों की सेविंग कहाँ जाती है, तो वो जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी, दैट इज़ बैंक। ठीक है, बिकॉज सारा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बैंक से होता है। तो कहाँ गई ये सारा सेविंग्स, कहाँ गया, बैंक्स में गया, राइट। बैंक्स करते क्या हैं, बैंक्स, ओके लेट मी चेंज द कलर, डोंट मूव। ओके, देखिए बैंक्स क्या करते हैं। बैंक्स के पास अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, बैंक में क्या क्या अकाउंट हो सकते हैं, तो मैं अगर बात कर लूँ, सब इंट्रोडक्शन है। ठीक है, या पब्लिक यूजुअली जो हाउस होल्ड होती है वो अपनी सेविंग्स को कहाँ डालती है, या तो सेविंग अकाउंट में डालते हैं, सेविंग अकाउंट में, या फिर वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, जिसको कि रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट भी कह सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पैसे डालते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं या पीएसयूज़ हैं ये अपना पैसा किस में डालते हैं, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट ऑफ द बैंक। ठीक है,
तो हाउस होल्ड्स अपना पैसा सेविंग अकाउंट में या तो मतलब सेविंग अकाउंट में डालते हैं या तो एफडी करते हैं, और जो कॉरपोरेट्स और पीएसयूज हैं ये करेंट अकाउंट में अपना पैसा डालते हैं, ठीक है। बिकॉज इनको डेली ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, बल्क ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, तो इनको अपने ट्रांजेक्शन्स पे प्राइवेट कॉरपोरेट और पीएसयूज को डेली के बल्क ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, तो इनको अपने ट्रांजेक्शन पे कोई लिमिट नहीं चाहिए। और जो करेंट अकाउंट्स होते हैं बैंक में, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसे बिजनेस एंटिटीज़ ओपन करते हैं, जहां ट्रांजैक्शन पे कोई लिमिट नहीं होती है। आप एक दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जितने अमाउंट में चाहें उतने अमाउंट में निकाल जमा कर सकते हैं। और करेंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि बैंक करेंट अकाउंट के लिए कुछ फीस चार्ज करती हैं। बिकॉज ये जितना भी फाइनेंशियल सेटलमेंट हो रहा है ना, वो सारा बैंक के थ्रू हो रहा है। तो बैंक अपनी बैंकिंग या ट्रांजैक्शन जो भी सर्विस प्रोवाइड करे उसके लिए फ़ीस चार्ज करती है प्राइवेट या गवर्नमेंट फर्म से, ठीक है। तो करेंट अकाउंट एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट होता है जिसे बिजनेस एंटिटीज़ खोलते हैं। सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट को हाउस होल्ड्स खोलते हैं, और यूजुअली हाउस होल्ड खोलते हैं, ठीक है। कोई प्राइवेट कॉरपोरेट भी एफडी कर सकता है, और इन दोनों ही अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। बैंकों का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो लाइबिलिटी होती है वो टाइम लाइबिलिटी होती है, और सेविंग अकाउंट पे उनकी डिमांड लाइबिलिटी होती है, और करेंट अकाउंट पे भी बैंकों का डिमांड लाइबिलिटी होता है, ठीक है। सो लेट मी राइट इट। देखिए, बैंकों का जो सेविंग अकाउंट में जितना भी टोटल डिपॉजिट है उस पर बैंक की डिमांड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट, ओके। डिमांड डिपॉजिट से डिमांड लाइबिलिटी डिपॉजिट, यानी कि जितना डिमांड आएगा वो डिमांड बैंक को फुलफिल करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, पर उस डिमांड पे एक लिमिट होती है। टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट जिसको कि हम इन शॉर्ट टीडी कहते हैं, यानी कि बैंकों का इन डिपॉजिट्स पे पब्लिक को लेकर टाइम लाइबिलिटी होता है कि अगर पब्लिक ने पैसा जमा किया है, 1 साल की एफडी की है, तो बैंक इज़ ओबलाइज्ड टू पे द हाउस होल्ड 1 लाख प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो बैंक इस पे टाइम लाइबिलिटी होती है, लेकिन जो डेली डिमांड या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं उस पर डिमांड लाइबिलिटी, और ये फुली डिमांड लाइबिलिटी होती है। और यहाँ पर क्या है, सेविंग अकाउंट में डिमांड लाइबिलिटी होती है प्लस पार्शली टाइम लाइबिलिटी भी होती है, ठीक है। टाइम लाइबिलिटी बिकॉज एक दिन में आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते, सेविंग अकाउंट पे लिमिट होती है, इसीलिए डिमांड प्लस टाइम लाइबिलिटी, यहाँ प्योरली टाइम लाइबिलिटी और यहाँ प्योरली डिमांड लाइबिलिटी। ये 3 तरह के बेसिकली अकाउंट होते हैं और इनमें ही सेविंग्स जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये बैंक के 3 तरह के अकाउंट हो गए, और बैंकों का अब ये जो बैंक अकाउंट्स हैं इनमें जो भी पैसा आया है या तो हाउस होल्ड से आया है या प्राइवेट कॉरपोरेट या पीएसयूज का, तो ये पैसा बैंकों की लाइबिलिटी हैं, ठीक है। बैंकों की लाइबिलिटी हैं जो इनके डिपॉजिटर्स को वापस करना होगा, ठीक है। इन डिपॉजिटर्स के प्रति लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी अगर एफडी है तो टाइम लाइबिलिटी है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस करेंगे विद इंटरेस्ट, और अगर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है तो उस पर जितना डेली डिमांड लिमिट है उतना आप निकाल सकते हो, यानी उतनी डिमांड फुलफिल करना बैंक की लाइबिलिटी है। और प्लस अगर आपको पूरा अपना सेविंग अकाउंट खाली करना है तो कुछ दिन आपको बैंक को देने होंगे, ठीक है। तो आप बैंकों का आपके सेविंग अकाउंट पे डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी होती है, मोस्टली डिमांड लाइबिलिटी होती है, और करंट अकाउंट पे तो फुली डिमांड लाइबिलिटी होती है। एक दिन में आप पूरा पैसा निकाल लो, एक दिन में कितना भी जमा कर दो, कुछ भी करो, ठीक है। तो यहाँ बैंक को डिमांड फुलफिल करना होता है, यहाँ डिमांड डेली प्लस पूरा अकाउंट खाली करना है तो यू हैव टू गिव फ्यू डेज टू द बैंक, और यहाँ तो प्योरली टाइम लाइबिलिटी है बैंक के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले अगर आपको अपनी एफडी तोड़नी है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और बिकॉज इट इज़ एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फिक्स अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। तो ये बैंक में अकाउंट्स, तो जो भी पैसा है, जो भी यहाँ से सेविंग्स आ रही हैं ना, ये जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो बैंक में आई और इन अकाउंट्स में आई।
बैंक यहाँ से, बैंक इन पे तो लाइबिलिटी है, ठीक है, और अगर बैंक की ये लाइबिलिटी है तो बैंक का कुछ एसेट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या बैंक एक कंपनी है, एक फर्म है, तो इसकी अपनी कुछ एसेट होनी चाहिए, तो इसके एसेट होते हैं लोन्स। सो लोन्स आर द एसेट ऑफ द बैंक, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ वो हैं जो बैंक को फुलफ़िल करना है विद इंटरेस्ट, ठीक है, और लोन्स वो हैं जो बैंक के लिए एसेट हैं, और इन लोन्स पे बैंक को क्या मिलेगा, इन लोन्स पे बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। इन लोन्स पे बैंक को क्या मिलेगा, तो बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ बैंक इंटरेस्ट देगा और लोन्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी लोन बैंक के लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया। दीज आर द एसेट्स ऑफ द बैंक। अब ये लोन्स बैंक किसको देता है, तो ये होते हैं फर्म्स, ठीक है। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, अगर उसको कार लोन या होम लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, तो या फिर एग्रीकल्चर लोन, तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, पर यूजुअली जो लोन्स के मैक्सिमम पोर्शंस होते हैं वो किनके पास होते हैं, वो होते हैं विद फर्म्स, ओके। फर्म्स, अब ये फर्म्स क्या हो सकती हैं, प्राइवेट कॉरपोरेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट पीएसयूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो लोन्स फर्म्स को और बाकी इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया। अब आप समझिए सेविंग्स किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, हाउस होल्ड और प्राइवेट कॉरपोरेट द्वारा। ये सेविंग कहाँ गया, बैंक में। बैंक के लिए 3 अकाउंट होते हैं, इन अकाउंट में जो भी पैसा है वो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि डिपॉजिटर को वापस करना है। अगर डेली डिमांड फुलफिल करना है तो डिमांड लाइबिलिटी होगा, और एक समय के बाद वापस करना है तो टाइम लाइबिलिटी होगा। और इन अकाउंट्स के क्या फीचर होते हैं ये भी मैंने मोटा मोटा बता दिया। और बैंक इन लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के साथ साथ इनको इंटरेस्ट भी दे रहा है, प्लस बैंक एक फर्म है तो वो अपना प्रॉफिट, तो बैंक के लिए कुछ एसेट होना चाहिए। तो लोन्स बैंक के एसेट होते हैं, लोन्स पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, और लोन्स इंडिविजुअल्स को भी दिए जाते हैं, यूजुअली फर्म्स को दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फर्म्स जो भी हों, ठीक है, फर्म्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट सब। अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब आप इस बात को समझिए। ओके, लेट मी सेलेक्ट विच कलर। ओके, लेट मी सेलेक्ट ब्लू। देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड हो गया, प्राइवेट कॉरपोरेट या पीएसयूज, इन तीनों के पास जो इनके पास टोटल करेंसी प्लस क्वाइंस हैं, ठीक है, जो भी करेंसी क्वाइंस हैं, यानी हाउस होल्ड, तो जो भी हमारे देश में जितने भी हाउस होल्ड हैं उन घरों में जितना भी पैसा है करेंसी के फॉर्म में या क्वाइंस के फॉर्म में, उसी तरह से प्राइवेट कॉर्पोरेट या पीएसयूज के पास जितना भी करेंसी क्वाइंस हैं, दिस थिंग, लेट सपोज दिस टोटल वैल्यू इज ए। बैंकों का ये जो तीनों अकाउंट में टोटल डिपॉजिट है, अगर इन तीनों अकाउंट के डिपॉजिट्स को ऐड कर दूं, ठीक है, और लेट सपोज कि दिस टोटल बैंक डिपॉजिट इज बी, और देखिए ये जो लोन जो बैंक ने टोटल लोन दिया है इकॉनमी के अंदर, चाहे किसी इंडिविजुअल को दिया हो, होम लोन, कार लोन, एग्रीकल्चर लोन, या जो भी है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, एलएलपी को दिया हो, फर्म को दिया हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, व्हाटएवर, टोटल लोन जो बैंकों ने डिसबर्स किया है, मान लीजिए वो टोटल लोन की अमाउंट सी है, ठीक है। तो टोटल पैसा घरों में जो हाउस होल्ड के पास है, प्राइवेट और पीएसयूज के पास है, अगर वो टोटल करेंसी क्वाइन ए है, बैंकों की टोटल डिपॉजिट बी, और जो उन्होंने टोटल लोन दिया सी, तो जो हमारा मनी सप्लाई होता है, अब देखिए जो भी हमारे देश की जो मनी सप्लाई है, ठीक है, मनी सप्लाई को मैं एमएस से लिख रहा हूँ, ओके, दिस स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई, ठीक है। तो जो हमारे देश की मनी सप्लाई है ना, वो है ए प्लस बी प्लस सी,
यही है हमारे इंडिया की टोटल मनी सप्लाई। ध्यान से समझिएगा, इस मनी सप्लाई में क्या नहीं इन्वॉल्व है, तो इस बी में क्या नहीं इन्वॉल्व है, इस बी के अंदर आपको दो चीज़ें नहीं लेनी है। कौन सी दो चीज़ें नहीं लेनी है? पहला तो बैंक में जो गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, जो भी गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट, तो गवर्नमेंट का डिपॉजिट नहीं लेना है और इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं लेने हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट्स काउंट नहीं करना है। मान लीजिए कि इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना पैसा पंजाब नेशनल बैंक में एफडी कर रखा हो, ठीक है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना कुछ अमाउंट, कुछ करोड़ से अमाउंट पंजाब नेशनल बैंक में एफडी कर रखा है, तो वो इंटर बैंक डिपॉजिट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये जो पैसा जमा किया वो पब्लिक का ही तो पैसा था, तो हम इंटर बैंक डिपॉजिट को काउंट नहीं करते टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर इस बैंक के अकाउंट में तो ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा ही, लेकिन अब इस बैंक ने अगर किसी दूसरे बैंक में एफडी किया तो वहाँ भी ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इंटर बैंक डिपॉजिट, ठीक है, ये डबल काउंटिंग करते हैं, इसीलिए हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स को नहीं लेते हैं। और गवर्नमेंट डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द करेंसी। मतलब करेंसी इशू करने का काम तो आरबीआई करती है, बट आरबीआई डज द करेंसी इशूइंग एज पर द गवर्नमेंट डिजायर। मतलब गवर्नमेंट के ही आदेश पे, गवर्नमेंट के ही निर्देश पे, गवर्नमेंट को ही आरबीआई रिप्रेजेंट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई इशू करेंसी। तो जो भी करेंसी का इशूअर है उसकी डिपॉजिट हम नहीं काउंट करेंगे, तो गवर्नमेंट का डिपॉजिट नहीं काउंट होगा और इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं काउंट होगा, बिकॉज इंटर बैंक डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट का ही पार्ट होता है, सो डबल काउंटिंग आ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट डिपॉजिट और इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं काउंट होगा। तो टोटल करेंसी क्वाइंस हेल्ड विद ऑल दीज एंटिटी, टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक एक्सेप्ट इंटर बैंक डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट प्लस टोटल लोन्स गिवन बाय ऑल द बैंक्स इन इंडिया। तो जो भी टोटल ये तीन एंटिटीज़ का जो भी करेंसी क्वाइंस हैं इनके घरों में, इनके तिजोरियों में, बैंकों का अपने खातों में जितना भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि ये डिपॉजिट्स ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली प्रेजेंट हों। ये जो बी है ना, दिस बी, ओके, मैं इसको आगे लिख दूंगा। देखिए बी क्या है? इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। ओके, बी इज़ द लाइबिलिटी ऑफ बैंक। बी इंक्लूड्स द टोटल डिमांड and total time liability, that is known as net demand and time liability of bank. Why net? Because we are calculating total liability of bank except interbank deposit and government deposit. तो इंटरबैंक डिपॉजिट और गवर्नमेंट डिपॉजिट अगर हटाकर जो टोटल बैंक की जो लाइबिलिटी है वो ये बी है। सो बी, लेट मी राइट इट, सो बी इज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ बैंक। B is the total liability of bank। total liability क्या होगी? total time liability plus total demand liability, यानी जो भी, सॉरी, ठीक है, टोटल ये जितना भी डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी है, पूरा टोटल लाइबिलिटी ऑफ द बैंक एक्सेप्ट दीज। तो अगर ये जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं एक्सेप्ट दीज, इनको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विद बैंक। तो मनी सप्लाई क्या हो गया? टोटल करेंसी क्वाइंस प्लस टोटल लाइबिलिटी विद बैंक प्लस टोटल लोन्स गिवन बाय ऑल द बैंक्स। अब आप समझिए, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझिए कि क्या मनी सप्लाई एक्चुअल फिजिकल करेंसी के बराबर होता है? नाउ द क्वेश्चन इज, डज मनी सप्लाई इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल करेंसी? यहाँ पर जो हमारी मनी सप्लाई आई है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी,
क्या इतना टोटल करेंसी क्वाइन है इकॉनमी में? क्या इतना, अगर मैं इसको बोलूँ, इज दिस रिप्रेजेंट टोटल करेंसी एंड क्वाइंस इन द इकॉनमी? देन इट नो, नॉट एट ऑल। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल मनी इन द इकोनॉमी, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल सप्लाई अवेलेबल इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये बात और क्लियर होगी, कुछ और टर्म्स हम देख लेते हैं। तो सवाल है कि अगर हम ये समझें कि हमारे इकोनॉमी में फिजिकल मनी कितना है, यानी कितना सारा, मतलब जो भी 100 के नोट, 50 के नोट, 1000 के नोट, ठीक है, 20, 10 और जितने भी सिक्के हैं, तो अगर इन टोटल मनी को ऐड किया जाए तो जो टोटल फिजिकल मनी की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एम। दिस इज नोन एज प्राइमरी मनी, दिस इज नोन एज प्राइमरी मनी, या इसको हम बोलते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, यानी ये वो पैसा है, देखिए क्वाइंस जो हैं इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इशू डिपार्टमेंट है वो क्वाइंस इशू करता है, और जो करेंसी पेपर नोट्स हैं उनको आरबीआई इशू करती है। ठीक है, तो आज तक जो भी टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी क्वाइंस जो इशू हुई हैं, ठीक है, जो इकॉनमी में मौजूद हैं, उसको हम एम बोलते हैं। एम इज़ नोन एज प्राइमरी मनी और रिजर्व मनी। और ये जो एम एस है, इस एम एस को हम क्या कहते हैं? दिस इज मनी सप्लाई। ओके, मनी सप्लाई। सो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ओके, तो अगर जो भी हमारा फिजिकल मनी है, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी क्वाइंस ये कितनी है? ठीक है, तो देखिए टोटल मनी अगर हमारे इकॉनमी में, मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा दे रहा हूँ, टोटल मनी अगर मान लीजिए हमारी इकॉनमी में अप्रॉक्सीमेटली 29 से 30 लाख करोड़ है। ठीक है, तो जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई कितना है? मनी सप्लाई इज एम नॉट इनटू प्राइमरी मनी। ठीक है, एंड दिस वैल्यू ऑफ एम नॉट इट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.5। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे? 5.5 इंटू 29 लाख करोड़ या 29.5 लाख करोड़। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्सीमेटली 165 लाख करोड़ आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द मनी सप्लाई। अब आप समझिए, आप ये समझिए कि जो मनी सप्लाई है ना वो कितना है? 165 लाख करोड़ है। और जो एक्चुअल मनी वैल्यू है, जो फिजिकल मनी, जितना भी करेंसी क्वाइन है उनकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 29 लाख करोड़ है। लेकिन जो मनी सप्लाई है वो 5.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि फिर ये मनी मल्टीप्लायर एम नॉट क्या है? ये जो टर्म हमने बोला 5.5 इज एम नॉट एंड दिस इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, या इसको लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर। तो सवाल है कि ओके, मनी सप्लाई 165 लाख करोड़ क्यों हो गई? तो अब इस बात को ऊपर आके विजुलाइज करते हैं इस एग्जाम्पल में। देखिए इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? हाउस होल्ड, प्राइवेट, कॉरपोरेट, पीएसयूज के पास जितना फिजिकल करेंसी क्वाइन है ये तो ए है, और जितना टोटल लोन बांटा गया है ये क्या है? सी है। लेकिन यहाँ जो बैंक की लाइबिलिटी है ये पैसा थोड़ी ना है, इट इज़ द मेजर ऑफ द टोटल लाइबिलिटी ऑफ बैंक। ये जो बी है ना, इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल लाइबिलिटी ऑफ बैंक। ये फिजिकल पैसा नहीं है। क्यों नहीं है फिजिकल पैसा? आप ऐसे समझिए कि जो भी हाउस होल्ड, प्राइवेट, कॉरपोरेट, पीएसयूज का सेविंग बैंक में गया, अगर बैंक और ये जो टोटल सेविंग था इसको बैंक ने इन 3 अकाउंट में जमा किया था, अगर बैंक इन पूरे सेविंग को सिर्फ इन्हीं तीनों अकाउंट में रखती तब तो हम कहते हैं कि बी इज़ द टोटल मनी हेल्ड विद द बैंक्स। लेकिन बैंकों ने किया क्या?
कि सेविंग लिया और उसे लोन दे दिया, तो जो भी सेविंग था उसका एक बहुत बड़ा पार्ट लोन में चला गया और वही लोन बैंक के लिए एसेट है। तो लोन जो है वो फिजिकल मनी है, बिकॉज जिस भी इंडिविजुअल ने वो मनी बोरो किया है या जिस फर्म ने बोरो किया है वो उससे जाकर इकोनॉमी में कोई ना कोई गुड या सर्विस परचेस करेंगे। अगर फर्म्स हैं तो वो फिजिकल मनी जो लोन में मिला है लेकर जाएंगे, या तो कैपिटल गुड खरीदेंगे या इन्वेंट्रीज या कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे। इंडिविजुअल है तो उससे कार, घर या जो भी खरीदें, ठीक है। यानी लोन फिजिकल मनी है, सेविंग फिजिकल मनी है, पर बैंकों का जो बी है इसका 70 to 75% जो पोर्शन है ना वो सिर्फ लाइबिलिटी ऑन पेपर है। बैंकों के पास जो फिजिकली पैसा मौजूद होता है वो SLR प्लस CRR के बराबर होता है। SLR वो यूजुअली गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं और जो गोल्ड होते हैं इनके फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो वो भी फिजिकल मनी नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए कि जो भी सेविंग था वो बैंक में गया, बैंक अगर उनको इन अकाउंट में चुपचाप रखी रहती तो हम कहते हैं कि बी इज़ द मनी विद द बैंक। पर बैंक को वो पैसा रख के मिलेगा क्या, ऊपर से इंटरेस्ट भी देना है, तो बैंक को कमाना है, बिकॉज बैंक भी एक फर्म है, तो वो लोन देगी। तो लोन में अगर पैसा चला गया तो जो बी है ये सिर्फ लाइबिलिटी ऑन पेपर है। इसीलिए यहाँ पर सेविंग्स तो फिजिकल मनी है, लोन भी फिजिकल मनी है। बी जो है इट इज़ द मेजर ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी ऑफ द बैंक टुवर्ड्स द डिपॉजिटर। इसीलिए अब नीचे आ जाइए, इसीलिए जब मैंने बोला इकोनॉमी में जो एक्चुअल मनी है वो तो प्राइमरी मनी या रिजर्व मनी, जो सॉलिड मनी है वो M है। और जो सॉलिड मनी की वजह से, चूँकि ये सॉलिड मनी जब RBI ने इशू कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट थ्रू RBI जब इसे इशू कर दी इकोनॉमी में, तो ये बैंकों तक पहुंचा, बैंकों की लाइबिलिटी बनी और बैंकों ने लोन दिया। इस पूरे प्रोसेस से जो टोटल मनी सप्लाई क्रिएट हुई थी वो मनी सप्लाई कितना है, 165 लाख करोड़, 165 लाख करोड़ और अप्रॉक्सीमेटली 170 लाख करोड़, समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। और जो भी प्राइमरी मनी जो कि 29 या 30 लाख करोड़ है, ये 165 या 170 लाख करोड़ क्यों बन गया, बिकॉज ऑफ द बैंक्स। तो बैंकों ने क्या इसमें ऐड किया, तो वो था मनी मल्टीप्लायर, या इसी M0 को बोलते हैं लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। अब सवाल है कि फिर ये M0 कैसे डिटरमाइन होता है, ये M0 क्या होता है, तो ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं मॉनेटरी सिस्टम को, ठीक है, मनी सप्लाई को समझने का, प्राइमरी मनी को समझने का, ये सब हम प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो बाकी बैंक्स क्या होती हैं, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी, M0, ये सब क्या होता है, व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी, या फिर कह लीजिए व्हाट आर टाइप्स ऑफ मनी, ये सब बाद में हम देखेंगे। आज हमने क्या देखा कि सेविंग्स बैंक में जाती हैं, बैंक लोन देती हैं, और इस पूरे प्रोसेस में इकोनॉमी में जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट होता है उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हाउस होल्ड या प्राइवेट कॉरपोरेट से लेकर जो सेविंग बैंक में जाती है और बैंक से वापस में जो इकोनॉमी में फर्म्स या इंडिविजुअल्स को जो लोन मिलती है, ये पूरा जो चक्र है ना, ये पूरा चक्र मनी सप्लाई बनाता है। और ये चक्र मनी सप्लाई को बनाता है एक्चुअल मनी से 5.5 या 6 गुना। अगर मैं अपनी इकोनॉमी की बात करूं तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी में तकरीबन 5.5 गुना, 5.5 के आसपास है, राइट। किसी और इकोनॉमी में ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे मनी सप्लाई का जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स है। अब सवाल है कि मनी सप्लाई हम मेजर कैसे करते हैं, तो मनी सप्लाई को RBI मेजर करती है। इसके मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं M1, M2, M3, M4, वो सब क्या होते हैं हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये बताना कि मनी सप्लाई प्राइमरी मनी का 5.5 गुना है हमारे भारत में अप्रॉक्सीमेटली, और वो 5.5 लाख गुना क्यों है, बिकॉज बैंकों के पास जो लाइबिलिटी है वो ऑन पेपर लाइबिलिटी है जो मनी सप्लाई में काउंट होती है। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई का इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, हालांकि मनी सप्लाई ये सब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए देखिए, जो भी मनी सप्लाई है
इससे इकॉनमी में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, मनी सप्लाई डिपेंड करता है लोन्स पे। जितना ज़्यादा लोन दिया जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लोन दिया जाएगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि आप इस फार्मूला पे आ जाइए, आप इस फार्मूला, ओके लेट मी राइट इट, ओके, अगर मैं इस फार्मूले के हिसाब से बोलूं कि एम नॉट क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एम नॉट, तो एम नॉट इज मनी सप्लाई अपॉन प्राइमरी मनी, ठीक है। एम नॉट इज मनी सप्लाई अपॉन प्राइमरी मनी। आप देखिए ये जो प्राइमरी मनी है ये तो फिक्स रहेगी, जितना इशू हुआ है उतना ही रहेगी। तो मनी सप्लाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एम नॉट पे डिपेंड कर रहा है। एम नॉट जितना बढ़ेगा, ठीक है, एम नॉट की वैल्यू जितना बढ़ेगी मनी सप्लाई उतना बढ़ेगा। और एम नॉट क्या है, बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, यानी बैंक जितना ज़्यादा लेंड करेंगे उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, या बैंक जितना लोन बांटेंगे उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा। ये रिलेशन कैसे काम करता है डिटेल में हम आगे देखेंगे, बस आप यहाँ समझिए मनी सप्लाई बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। और इकॉनमी में जो भी मनी सप्लाई है, ठीक है, जो मनी सप्लाई है, जो ए बी प्लस सी, हमने जो ए प्लस बी प्लस सी देखा, जब भी मनी सप्लाई, देखिए मनी सप्लाई दो चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। पहला तो है कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, या आप इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ओके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन सेम टर्म है। और दूसरा है इन्फ्लेशन, ठीक है। मनी सप्लाई के ये दो इम्पैक्ट होते हैं इकॉनमी के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखिए अगर मैं इसकी बात कर लूँ, अगर बैंक्स ज़्यादा लोन देंगी, ठीक है, अगर बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी या बैंक्स ज़्यादा लोन देंगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फर्म्स हैं या जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, जो भी फर्म्स हैं, खास करके जो भी फर्म्स हैं, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, जो फर्म्स हैं उनके पास पैसा बढ़ेगा। मनी सप्लाई तभी बढ़ेगी जब बैंक ज़्यादा लोन देंगे, लोन देंगे तो प्राइवेट एंटिटीज़ और गवर्नमेंट एंटिटी पैसे ज़्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, कैपिटल गुड खरीदेंगे या इन्वेंट्रीज खरीदेंगे या फ्रेश फैक्ट्री लगाएंगे। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। जब भी इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो प्रोडक्शन का मेजरमेंट होता है, दैट इज जीडीपी एट करंट ईयर मार्केट प्राइस, ये बढ़ेगा। और जीडीपी का बढ़ना ही तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है, राइट। तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा इसका मतलब है कि ज़्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब भी नया फैक्ट्री या इन्वेंट्री या कैपिटल गुड बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन का मेज़रमेंट जीडीपी होता है, अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इम्पैक्ट समझिए, जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है तो मनी सप्लाई जब भी इकॉनमी में बढ़ेगा तो जो भी लोग हैं, लोगों के पास भी पैसा बढ़ जाएगा। लोगों के पास अगर पैसा बढ़ जाएगा तो आप कह लीजिए कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई तो इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और अगर मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड फर्दर बढ़ता है तो सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं, डिमांड बढ़ गया, बिकॉज लोगों के पास पैसा बढ़ गया। तो सप्लाई बढ़ी नहीं, सिर्फ डिमांड बढ़ गया। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा विदाउट इंक्रीज इन सप्लाई तो क्या होंगे, डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कर्व वही रहेगा। तो डिमांड और सप्लाई कर्व मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। जब भी सप्लाई कर्व वही रहेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जंप किस में होता है, प्राइसेस बढ़ेंगे। जो प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अभी आप उनकी जो कीमत पे कर रहे थे, सेम अमाउंट खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा।
और इसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है तो नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन भी होता है। और मनी सप्लाई का डेवलपिंग इकॉनमी, डेवलप्ड इकॉनमी पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है। तो मोटा माटी हमने ये देखा आज के लेक्चर में, ये इंट्रोडक्शन था मनी सप्लाई के। अब हम समझेंगे कि मनी सप्लाई को कितने तरीके से मेजर करते हैं, इनके कितने मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन पे इनका किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, इन्फ्लेशन पे कैसे इम्पैक्ट होता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपका बैंक रेट या रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है, CRR, SLR, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्वालिटेटिव मेजर हैं। और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो लॉट मच यू हैव टू सी इन द मॉनेटरी सिस्टम। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज मॉनेटरी सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए, ओके, ऑलराइट, ये जो पूरी कहानी हमारी शुरू हुई थी ना, कि हाउस होल्ड हैं, प्राइवेट कॉरपोरेट है, PSUs, इतने ही यूनिट्स हैं, इनके अलावा जो भी है वो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हाउस होल्ड, प्राइवेट कॉरपोरेट, PSUs ये इकॉनमी का हिस्सा हैं, यही इकॉनमी के लोग हैं। ये जो भी बचा रहे हैं बैंक में जा रहा है, बैंक लोन दे रही है। बैंक जो लोन देती है वो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से, बैंकों की जो लेंडिंग कैपेसिटी या लोन देने की जो क्षमता होती है वो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होती है। और ये जो टोटल है, लोगों के पास पैसा, बैंक का लाइबिलिटी और जो लोन है, ये मनी सप्लाई है। और मनी सप्लाई इकॉनमी में दो इम्पैक्ट डालती है। पहला कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। लेकिन उसी मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, तो प्राइसेस बढ़ती है, बिकॉज सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं सप्लाई उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। ठीक है, और डेवलपिंग इकॉनमी की प्रॉब्लम क्या है ना कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ होता क्या है कि जब बैंकों का जब लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ता है तो बैंक अगर कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही हैं तो लोग लोन उठा के शेयर मार्केट में डाल देते हैं। यानी कोई, देखिए, इकॉनमी में प्रोडक्शन तभी होगा जब फैक्ट्रीज लगेंगी, राइट। अगर कोई कंपनी अपना IPO लाती है, अगर आप उसकी IPO खरीद रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बार कंपनी IPO ला दे, वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गई, उसके बाद जो उसके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं वो तो बस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर है। तो जो बाद में शेयर प्राइसेस तय होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स पे होती हैं, और जिससे वो मार्केट वैल्यूएशन है। कंपनी को तो जो इन्वेस्टमेंट मिलना था वो IPO से मिलता है, तो बाद में आप चाहे जितना वैल्यूएशन बढ़ा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी मतलब रियल वर्थ जो कंपनी की है वो नहीं बढ़ती है। तो मेरे कहने का मतलब था कि RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी से बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करती है, क्योंकि RBI को कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना है तो हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना होगा। और देखिए, इकॉनमी में जितना भी RBI ने पैसा इशू कर दिया, प्राइमरी मनी, रिजर्व मनी, ये तो मौजूद है, इसे नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये तो है। लेकिन RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल क्या कर सकती है, तो वो है मनी मल्टीप्लायर, जो कि बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी से M0 को कंट्रोल करती है। ठीक है, या आप कह लें बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करती है। और बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी या बैंकों की जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देती है। वो कैसे होता है हम क्रिस्टल एंड क्लियर समझेंगे। तो हम मनी सप्लाई, RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है थ्रू M0, और ये M0 क्या है, बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी से बनता है। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा। अब आप समझ लीजिए कि हाउस होल्ड जो भी सेविंग क्रिएट कर रहे हैं, सेविंग जहाँ जा रहा है, तो जो भी सेविंग क्रिएट कर रहा है वो इकॉनमी का
वो इकॉनमी के अंदर वो एंटिटीज़ हो गए हैं जो सेविंग बना रहे हैं, बैंक क्या है उस सेविंग को एक्सेप्ट करके लोन दे रहा है, तो वो दूसरी एंटिटी। तीसरा एंटिटी क्या है कि वो लोन वापस से इकॉनमी में उन्हीं लोगों, उन्हीं कंपनीज के पास जा रहा है, उन्हीं फर्म्स के पास या अदर लोगों, अदर फर्म्स के पास जा रहा है। उससे या तो डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, या तो आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और उस लेंडिंग कैपेसिटी को आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी होती हैं, लाइक जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के जो टैक्स स्लैब्स या जो टैक्स रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर होती है, ये भी मनी सप्लाई को या इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो पूरी इकॉनमी में ये जो पैसे, ये जो पूरी इकॉनमी में लोगों से, कॉरपोरेट से लेके बैंक, बैंकों से लेके आरबीआई, जिनके मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मनी सप्लाई गवर्न हो रहा है, और सरकार जिसकी फिजिकल पॉलिसी इम्पैक्ट कर रही है इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को, ठीक है। तो ये जो पूरा मनी सप्लाई के इर्द गिर्द ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है, ठीक है, ये पूरा सिचुएशन ही, ये पूरा स्ट्रक्चर ही मॉनेटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और बैंक इस मॉनेटरी सिस्टम की एक यूनिट है, आरबीआई इस मॉनेटरी सिस्टम का एक यूनिट है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम का एक यूनिट है, सरकार की फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी सिस्टम का एक यूनिट है, हम सब लोग जो सेविंग्स क्रिएट कर रहे हैं मॉनेटरी सिस्टम का एक यूनिट है, और हम सब लोग मिलकर मॉनेटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो मॉनेटरी सिस्टम एक बड़ा सा मशीन है जिसमें पूरा भारत बन जाएगा, पूरा भारत जितना बड़ा मशीन, उसके पुर्जे बैंक हैं, हम हाउस होल्ड्स कॉरपोरेट हैं, आरबीआई है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नेंस है, सरकार है, उनकी फिजिकल पॉलिसी गवर्नेंस है। ये पूरी की पूरी सिस्टम कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को तय करती है, और मनी सप्लाई से इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन ये तय होते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन। तो ये थी पूरी मोटी मोटी कहानी अबाउट मॉनेटरी सिस्टम। अब अगले लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। उसके बाद फिर हम बैंक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, उनके ये जो भी हमने डिपॉजिट्स देखा, फिर देन वी विल ग्रेजुअली गो अहेड। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।